जय हिंद। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th भारतीय वन भौतिकी का जो 6 नंबर चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत, उसका जो भी लघुत्तरीय प्रश्न है उन सभी को आज हम लोग हल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, तो आप लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता है क्या कि ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या है। कहता है कि ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या है। तो जो प्रति इकाई आयतन या द्रव्यमान कार्य की विशाल मात्रा देगा, मतलब क्या कि जो एक इकाई मतलब कि प्रति इकाई में आयतन और द्रव्यमान का जो कार्य होगा उसका विशाल मात्रा देगा, मतलब अत्यधिक मात्रा देगा। जो सुलभ होगा, जो मतलब फ्री में होगा, जिसमें कोई खर्च ना होगा, जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो सके। भंडारक मतलब जो उसका जो हम लोग एब्जॉर्ब करके जो रखते हैं, और उसका परिवहन मतलब जाने आने क्या हो, आसान हो, या यह सस्ता भी हो, मतलब कि वह कम खर्च में उपयुक्त हो। तो मतलब इन सब गुण वाले स्रोत ऊर्जा का अच्छा स्रोत कहते हैं। मतलब क्या कि जिस भी स्रोत में ये सभी गुण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा स्रोत कहते हैं। देखिए क्या कहता है सबसे पहले कि जो प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान कार्य का विशाल मात्रा दे, मतलब क्या आयतन और द्रव्यमान का जो अत्यधिक मात्रा दे, और जो सुलभ मतलब कि जो फ्री हो, कोई कॉस्ट ना हो, जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो सके। जिसका मतलब भंडारण मतलब एब्जॉर्ब रखते हैं, एब्जॉर्ब करके जमा करके, और परिवहन मतलब कि ले जाने आने के कार्य क्या हो, आसान हो। जो सस्ता भी हो, मतलब क्या कि कम खर्च में भी उपलब्ध हो। मतलब क्या कि जो जिस भी स्रोत में इन सभी गुण का मतलब गुण होगा, लक्षण होगा, इन सभी गुण का, और सभी क्या होगा, ऊर्जा का अच्छा स्रोत होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि अच्छा ईंधन क्या है। तो कहता है कि अच्छा ईंधन वह है जो जलने पर अधिक ऊष्मा उत्पन्न निर्मुक्त करे, जो आसानी से उपलब्ध हो, जो अधिक धुआं उत्पन्न न करे, जिसका भंडारण और परिवहन आसान हो, जिसके दहन की दर माध्यम हो, जिसके चलने पर विषैले उत्पाद पैदा न करे। तो ये सभी हमारा क्या होगा, अच्छा ईंधन का गुण है, और ये सभी हमारा क्या है, अच्छा ईंधन है। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि जीवाश्म ईंधन क्या है, उदाहरण सहित लिखें। कहता है क्या कि पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए पौधे और पशुओं के अवशेषों द्वारा बनाए गए ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कहता है क्या कि पृथ्वी की सतह में जिसमें कोई भूकंप आता है या कोई आपदा आता है, उसमें जो पेड़ पौधे पशुओं का जो अवशोषण होता है, तो उससे जो ईंधन बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और प्राकृतिक गैस हो गया, प्राकृतिक गैस, इससे भी क्या है, हमारा जीवाश्म ईंधन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि कौन सा ऊष्मा स्रोत भोजन को गर्म करने के लिए काम में लाया जाएगा और क्यों। तो देखिए बच्चों, हम लोग जो जनरली होता है कि एलपीजी जो होता है वो हमारे लिए क्या होता है कि सबसे अच्छा ईंधन होता है, स्रोत होता है ऊष्मा का। जिससे देख उसमें क्या होता है कि अगर इस चीज़ से हम अगर भोजन पकाने में उपयोग करते हैं तो ना इसे देखिए प्रदूषण फैलता है, ना इसे धुआं निकलती है। तो क्या होगा कि हमारे लिए इससे भी क्या होगा कि फ़ायदेमंद भी होगा। इसीलिए हम लोग ज़्यादातर एलपीजी का ही मतलब कि द्रवित पेट्रोलियम गैस का ही उपयोग करते हैं खाना पकाने या खाना गर्म करने के उपयोग के लिए। जैसे मान लीजिए कहता है कि हम अपना भोजन गर्म करने के लिए एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस का उपयोग करना पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें उत्तम ईंधन की अनेक विशेषताएं विद्यमान है। इसका ज्वलनांक अधिक नहीं है, कैलोरी मान अधिक है, दहन संतुलित दर से होता है, तथा दहन के बाद विषैले पदार्थों का उत्पन्न नहीं होता है। मतलब वही जो प्रदूषण हम लोग को फैलता है वो भी नहीं हो पाता है। इसीलिए जनरली हम लोगों को लिए एलपीजी क्या है कि एक अच्छा साधन है। किसके लिए, तो भोजन गर्म करने के लिए, भोजन पकाने के लिए। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि जीवाश्म ईंधन के खामियां क्या है, मतलब कि जीवाश्म ईंधन से क्या क्या हानियां होती है, या क्या क्या उससे कमी है, उसमें कमियां हैं, ये सभी चीज़ों को कहता है बताने के लिए। देखिए कहता है कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के और नवीकरणीय स्रोत है। देखिए और नवीकरणीय स्रोत का मतलब होता है कि जो एक बार यूज कर लेते हैं वो दोबारा पुनः
यूज में नहीं आता है, तो वो मतलब क्या है कि अनवीकरणीय होता है, ठीक है। या जो ऑटोमेटिक मतलब कि वह चीज़ फिर पुनः प्राप्ति नहीं किए जा सकते हैं, तो ये सभी क्या कहलाता है, और नवीकरणीय स्रोत कहलाता है, ठीक। कहता है क्या है कि और अब हमारे पास इनके सीमित भंडार ही बचे, यह शीघ्र रिक्त हो जाएंगे। क्या होगा, कहता है क्या कि जो हमारा जीवाश्म ईंधन है इसका क्या है कि कोई फिक्स भंडार है, मतलब फिक्स है कि इतना ही चीज़ें हैं, और इसे हम लोग अगर अत्यधिक ही उपयोग करेंगे तो यह शीघ्र क्या होगा, रिक्त मतलब कि खाली हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कहता है क्या कि जीवाश्म ईंधन को जलाने से कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और वे अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं, जिससे हमारे जल और मृदा के संसाधनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर अम्लीय वर्षा होता है तो, और अम्लीय वर्षा किससे होता है, जो जीवाश्म ईंधन होता है उसी कारण से होता है। कहता है क्या कि जीवाश्म ईंधन के जलने से वायु में हानिकारक कणिकाएं और धुआं प्रदूषण फैलाते हैं, जिस कारण कई तरह से श्वसन संबंधित रोग फैलाते हैं। और मोनोऑक्साइड तो बंद कमरों में सोते हुए लोगों में कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन बनाकर उनका जीवन ही ले लेती है। तो देखिए क्या होता है कि जीवाश्म ईंधन का मतलब खामियां, मतलब इसमें क्या क्या है, खामियां हैं। तो ये सभी खामियां क्या है, यह क्या करता है कि ऑक्साइड मतलब सल्फर का ऑक्साइड उत्पन्न होता है, जिससे अम्लीय वर्षा होता है, और अम्लीय वर्षा होता है तो हम लोग क्या होता है कि जो जल और जो मृदा संसाधनों पर क्या होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद इसमें बहुत सारे धुआएं होती है, जिसके कारण हम लोग को प्रदूषित होते हैं। उसके बाद इसमें एक है कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है, जो कम बंदरे में भी हम लोगों को कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन बना करके हमारे जीवन ही ले लेता है, मतलब कि हमें मौत की घाट उतार देता है। तो यही हमारा क्या है, जीवाश्म ईंधन की खामियां या हानियां। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि क्यों हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत खोजते हैं। कहता है क्यों हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत खोजते हैं, क्योंकि देखिए खोजते हैं क्योंकि जो हमारा जो जीवाश्म ईंधन है ये क्या है, एक सीमित भंडार में है, एक नियत भंडार में, इसका एक निश्चित भंडार, ये अगर ज़्यादा उपयोग करेंगे तो ये हमारा क्या होगा कि बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए उसको बचाव के लिए हमको वैकल्पिक स्रोतों को खोजने के काम किया जा रहा है। कहता है क्या कि पृथ्वी में कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस या यूरेनियम जैसे ईंधनों के ज्ञात भंडार बहुत ही सीमित है, मतलब बहुत सीमित में है। यदि इसी दर से उनका उपयोग होता रहा तो वे शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हम ऊर्जा के निवर्तने के लिए वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान दे रहे हैं। हमने क्या बोला कि मतलब कि इस सभी क्या है कि इसकी जो जीवाश्म ईंधन है, कोयले हैं, पेट्रोलियम है जो, और प्राकृतिक गैसें हैं या यूरेनियम है, इन सभी का क्या है कि निश्चित भंडार, अगर ज़्यादा हम लोग उपयोग करेंगे तो बहुत शीघ्र ये सब क्या हो, खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम लोग वैकल्पिक स्रोतों की खोज में लगे हुए हैं। कोई दिक्कत, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि पवन और जल से प्राप्त ऊर्जा के परंपरागत उपयोग में किस प्रकार का सुधार हमारी सुविधा के लिए किया गया है। कहता है क्या, देखिए पवनों तथा जल ऊर्जा का लंबे समय से प्रयोग मानव के द्वारा पारंपरिक रूप से किया जा रहा है। वर्तमान में इनमें कुछ सुधार किए गए हैं ताकि इनसे ऊर्जा की प्राप्ति सरलता, सहजता और सुगमता से हो, ठीक है। तो ये हो गई इनकी सुविधाएं, ठीक है। देखिए एक बार और समझ लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। कहता है क्या कि पवनों तथा जल ऊर्जा का लंबे समय से प्रयोग मानव के द्वारा पारंपरिक रूप से किया जा रहा है। मतलब कहता है क्या कि जो पवन ऊर्जा है और जो जल ऊर्जा है, जो हम लोग जो मानव है ये बहुत दिनों से इसका उपयोग करते जा रहा, मतलब करते आ रहा है, ठीक है। कहता है कि वर्तमान में इसमें कुछ सुधार किए गए हैं, मतलब वर्तमान में जो इसमें कुछ सुधार किए गए हैं ताकि इनकी ऊर्जा की प्राप्ति सरलता से और सहजता और सुगमता, सरलता मतलब कि आसानी से हो, सहजता मतलब कि कोई इसमें खतरे की बात ना हो, सुगमता मतलब होता है क्या कि सुव्यवस्थित, मतलब कि मुझे करने में कोई कठिनाइयाँ ना हो, ठीक है। तो यही इसमें क्या किया गया, सुधार किया गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि पवन ऊर्जा क्या होता है और जल ऊर्जा क्या होता है, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। देखिए कहता है क्या कि पवन ऊर्जा
क्या कहता है, पवन ऊर्जा कहता है। देखिए कहता है कि सूर्य के विकिरणों से भूखंडों और जलाशयों के असमान गर्म होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है और पवनों का प्रवाह होता है। पहले पवन ऊर्जा से पवन चक्कियाँ चलाकर कुआओं से जल खींचने का काम होता था, लेकिन अब पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में किया जाने लगा। विद्युत उत्पन्न करने के लिए अपने अनेक पवन चक्कियों को किसी विशाल क्षेत्र में लगाया जाता है और ऐसे क्षेत्र को पवन ऊर्जा फार्म कहते हैं। कहता है कि जिन स्थानों पर 15 किलोमीटर पर आवर से अधिक गति से पवनें चलती है, जनरेटरों से भी पवन चक्कियों की पंखियों को घूर्णी गति दी जा सकती है। कहता है कि जहाँ पे 15 किलोमीटर प्रति आवर से अधिक गति से अगर पवन चलती है, हवाएं चलती है, तब वहाँ पर जो जनरेटर है उसकी जो घूर्णी गति को रूप दे सकता है, उसे यह घूर्णन कर सकता है और जिससे हम लोग क्या करते हैं, बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। चलिए थोड़ा जल ऊर्जा को भी समझ लेते हैं। देखिए कहता है जल ऊर्जा, कहता है कि जल विद्युत संयंत्रों में ऊंचाई से गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। कहता है कि ऐसे जल प्रपातों की संख्या बहुत कम है जिनका उपयोग स्थितिज ऊर्जा के स्रोतों के रूप में किया जा सकता है। कहता है इसलिए अब जल विद्युत संयंत्रों को बांधों से संबंधित किया गया। विश्व भर में बड़ी संख्या में बांध बनाए गए हैं। कहता है कि हमारे देश में विद्युत ऊर्जा की मांग का 1/4 भाग जल विद्युत संयंत्रों में पूरा होता है। फिर कहता है कि जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदियों के बहाव को रोककर बड़ी बड़ी कृत्रिम झीलों में जल इकट्ठा कर लिया जाता है और इस प्रक्रिया में जल की गति ऊर्जा की स्थिति ऊर्जा में रूपांतरित कर लिया जाता है। बांध के ऊपरी भाग से पाइपों द्वारा जल को बांध के आधार पर स्थापित टरबाइन के ब्लेड मतलब जो पंखे पर गिराया जाता है और जो विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न कराते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि जो जल होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि जल को इकट्ठा किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई जल का टैंक है और जल का टैंक है, मान लीजिए इसके पाइप से इसको क्या कहता है, क्या एक पाइप से इसे जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और इस पाइप का जो होता है ना, ये जो होता है ना जनरेटर का जो टरबाइन होता है जिसमें पंखे कहते हैं, उस पर इस तरह लगाया जाता है कि पानी अगर इस पर अगर छोड़ते हैं, यहाँ से पाइप से पानी अगर डालते हैं तो इसको क्या करता है कि घुमाने लगता है जिससे हमारा क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होने लगता है। तो इस तरह से यहाँ पे इसे सेटिंग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि नदियों पर बांध बनाकर जल विद्युत उत्पादन के 2 लाभ तथा 2 हानियां बताएं। देखिए लाभ क्या होता है कि जल विद्युत ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत होता है। देखिए नवीकरणीय मतलब क्या है कि ये ऑटोमेटिक ख़त्म होने के बाद भी फिर से क्या होगा कि इससे ये ऑटोमेटिक जब मान लीजिए अगर जल है, अगर जब जल अगर ख़त्म भी होगा, मान लीजिए टैंक में जल ख़त्म हो रहा है तो पुनः हम उसमें भर सकते हैं, या बारिश होगा तो उसमें ऑटोमेटिक भरा जाएगा। तो ये क्या है कि नवीकरणीय संसाधन है, इससे कोई खत्म होने की संभावना नहीं होती है। सबसे पहले लाभ ये है। दूसरा कहता है कि जल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने पर पर्यावरण में प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता। अब मान लीजिए जब जल से ही वहाँ पे कोई धुआं उत्पन्न ही नहीं होगा तो क्या प्रदूषण होगा? नहीं होगा, क्योंकि जल से जब बिजली उत्पन्न होगा तो क्या होगा, जो जनरेटर होगा वो घूमेगा, तो जब जल उस पर गिरेगा तो इससे कोई प्रदूषण होगा? नहीं होगा। 2 इसमें लाभ है। हानि कहता है क्या कि पर्यावरण असंतुलित हो जाता है। और संतुलित का मतलब देखिए क्या होता है कि जब पानी का जो हम लोग जमाव करेंगे, जब उसकी ठहराव करेंगे तो वहाँ का जो पर्यावरण होगा, जो वहाँ पे पेड़ पौधे होंगे, जो वृक्ष होंगे, सभी क्या होंगे, डूबेंगे, वहाँ पे नहीं होगा। तो थोड़ा पर्यावरण में तो असंतुलित तो होगी, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होगी। क्या उसके बाद कहता है कि बहुत से पौधे, मकान एवं जंतु बांध के कारण डूब जाते हैं। तो सही बात है, जब पानी का जमाव होगा तो जो पेड़ पौधे तो डूबेंगे, तो उससे तो गलेगा, मकान जो होगा, घर होगा वो भी डूबेगा, और वहाँ के जो जंतु होंगे वो भी डूबेंगे। तो क्या होगा, एक ये सभी क्या है उनकी हानियाँ। कोई दिक्कत? चलिए अगला देखिए। अगला कहता है क्या कि ऊर्जा जो महासागरों से प्राप्त की जा सकती है की सीमाएं क्या है, इसकी क्या क्या सीमाएं हैं। कहता है कि महासागरों से
पार ऊर्जा की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन सदा ऐसा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि महासागरों से ऊर्जा रूपांतर की 3 विधियों ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और सागरीय तापीय ऊर्जा की अपनी अपनी सीमाएं होती है। कहता है कि तीनों की अपनी अपनी सीमाएं होती है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से तीनों की बात करते हैं। देखिए पहला कहता है क्या है कि ज्वारीय ऊर्जा। कहता है कि ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध बनाकर किया जाता है। बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित कर देता है और सागर के संकीर्ण क्षेत्र पर बांध निर्मित करने योग्य उचित स्थितियां सरलता से उपलब्ध नहीं होती है। ये हमारा क्या होगा, ज्वारीय ऊर्जा। अब अगला देखिए तरंग ऊर्जा। कहता है क्या कि तरंग ऊर्जा का व्यवहारिक उपयोग केवल वहीं हो सकता है जहां तरंगों अति प्रबल हो, मतलब कि जहां पे अत्यधिक मात्रा में तरंग का उत्पत्ति होती हो। कहता है कि विश्व भर में ऐसे स्थान बहुत कम है जहां सागर के तटों पर तरंगों इतनी प्रबलता से टकराती है कि उनकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। कहता है कि ऐसा बहुत ही कम स्थान है जहाँ पे जो तरंगे होती है उसकी सहायता से विद्युत धारा उत्पन्न किया जा सकता है, अर्थात कि उसकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। चलिए अगला देखिए, कहता है क्या कि सागरीय तापीय ऊर्जा। कहता है कि सागरीय तापीय ऊर्जा की प्राप्ति के लिए संयंत्र तभी कार्य कर सकता है तब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में 20 सेल्सियस का अंतर हो। कहता है कि मान लीजिए कि जल का मान लीजिए कोई सागर है, ठीक है, तो सागर का मान लीजिए ये ऊपरी सतह है, ठीक है, और कहता है कि 2 किलोमीटर नीचे, जैसे मान लीजिए 2 किलोमीटर नीचे सतह, कहता है कि दोनों के बीच अगर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान का अगर अंतर होगा तभी यह विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। तो ये कहता है कि गहराई पर जल के ताप में 20 सेल्सियस का अंतर हो तो इस प्रकार विद्युत ऊर्जा का प्राप्त किया जा सकता है, पर यह प्रणाली बहुत महंगी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा था कि भू ऊष्मीय ऊर्जा क्या है। क्या कहता है कि भू ऊष्मीय ऊर्जा क्या है। कहता है कि पृथ्वी के अंदर दबावकारी शक्तियाँ कार्य करती। कौन सी शक्ति कार्य करती? दबावकारी शक्ति, जो उसके दबाव बनाए रखते हैं। फिर कहता है क्या कि जिस कारण जिसके कारण चट्टान पिघलती है और गहरे गर्म क्षेत्र का निर्माण होता है। अब जब चट्टान पिघलेगा तो गर्म क्षेत्र तो निर्माण होगा ही। फिर कहता है क्या कि भूमिगत जल इस गर्म क्षेत्र के संपर्क में आ जाता है, तो भूमिगत जल जो भूमि में जो जल होता है फिर इसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो बड़ी मात्रा में गर्म भाप उत्पन्न होता है, जिसे हम वाष्प कहते हैं। बड़ी मात्रा में, बहुत मात्रा में भाप उत्पन्न होता है और कभी कभी इस क्षेत्र से गर्म पानी एवं भाप बाहर झरने के रूप में निकलते हैं। चट्टानों में कैसी भाप पाइप से होकर टरबाइन तक भेजी जाती है। जो चट्टानों से जो कैसी होती है ना, भाप को जब पाइप से टरबाइन तक भेजी जाती है तथा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार पृथ्वी में भूगर्भ से निकले गर्म भाप एवं पानी का जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसे भू ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। कोई दिक्कत? तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। और जो शेष क्वेश्चन बचा हुआ है फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। तो आप लोग अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने